नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन। आप न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। वही जातीय जनगणना जिसकी मांग बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश पहुंची और अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष को लगता है कि जातीय जनगणना पीएम मोदी या फिर एनडीए के लिए एक कार्ड साबित हो सकता है। इन्हीं से जुड़े कई सवालों के जवाब आज हमें सुकेश देंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या अब विपक्ष को लगने लगा है कि एनडीए का कार्ड, पीएम मोदी का कार्ड, ये जातीय जनगणना हो सकता है, इसीलिए इस पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन के सामने एक ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा है पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पे, जो जिसका कद बहुत मैसिवली बढ़ गया है राष्ट्रीय राजनीति में। और बीजेपी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ अब कमंडल वाली पार्टी नहीं है, वो सिर्फ काउ बेल्ट वाली भी पार्टी नहीं है। इसलिए प्रयोग धर्मिता राजनीति में कई बार बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये नया प्रयोग मंडल 2.0 है। मैं अगर दर्शकों को याद कराऊं कि जाति जो है एक बड़ा फैक्टर कैसे हो जाती है, मैं अगर पैरेलल खींचना चाहूं, याद करिए 90 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति उफान पे थी। कल्याण सिंह बीजेपी को लीड किया करते थे। मंडल रथ, कमंडल का रथ, राम रथ चला था जी। और बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। उस समय भी जब बसपा और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी नहीं जीत पाई और एक नारा बुलंद किया गया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जी। जाति का इतना प्रभुत्व रहा है, जाति का इतना इंपैक्ट रहा है हमारी सोसाइटी पे। यह मंडल 2.0 करने की कोशिश है, लेकिन क्या यह सक्सेसफुल होगा? इसके पीछे रणनीति क्या है, इसको समझना जरूरी है। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जिनका कद बहुत मैसिव तरीके से बढ़ा है राजनीति में 14 के बाद से, जिस समय से वो राष्ट्रीय पटल पे आए, वो खुद ओबीसी जाति से आते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे इसकी घोषणा भी कर दी कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। लेकिन रह रहकर जो विपक्ष ने प्रयोग किया है, 2015 आ जाइए, 90 के दशक से 15 आइए, 14 में नरेंद्र मोदी की ग्राफ पीक पे थी जी। 2015 बिहार का चुनाव आइए, जिस समय लालू और नीतीश दोनों मिल गए, तो पीक पे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी हार गए थे विधानसभा का चुनाव। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि जातीय सर्वेक्षण, स्टेट के पास ये राइट नहीं है जनगणना कराने का, वो सर्वेक्षण करा सकते हैं। तो ये हर स्टेट में, कर्नाटक में एक बार हो चुका है, ये जो बिहार में हो रहा है वो कर्नाटक में हो चुका है। उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। उसका फायदा हो नहीं हो, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, जो कि बिहार में हो रही है। बिहार में कल भी जेडीयू ने कॉन्फ्रेंस किया कि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये पिछड़ा विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये पिछड़ों का उत्थान देख नहीं सकते। तो ये एक पॉलिटिकल मूव की तरह चला जा रहा है। और इसी के सिलसिले में राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। तो एक चिट्ठी लिख चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को, और जाते हैं वो मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो वो भी बात करते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब ये जातीय जनगणना को समझना जरूरी है। मैं कुछ फिगर्स दे दूं आम लोगों को। हाँ, आम तौर पे जो यूट्यूब पे हमारे दर्शक ये देखते हैं, उनको फैक्ट फिगर नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। रोहिणी कमीशन बनाई सरकार ने। ये सरकार भी एक टैक्टफुल सरकार है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर सरकार है। उन्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे एक मैसेज ये जाए। उन्होंने 27 लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट पे रखा है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, उसकी चर्चा करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो उन्हें मालूम है कि पिछड़े अगर एक साथ हो जाते हैं या कोई एक अकेला चंक पिछड़ों की बात करने लगेगा तो हमें दिक्कत होगी। तो उन्होंने जी रोहिणी कमीशन बनाया। जी रोहिणी कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं आशुतोष, उसको ध्यान देने की जरूरत है।
करीब 1,30,000 लोगों पे एक सर्वे हुआ जिसमें 97% सरकारी नौकरियां 25% एक जाति को मिल गई। 97 में से 25% सिर्फ एक जाति को। 983 जातियां ऐसी हैं जिनको न नौकरी मिली, न दाखिला मिला, न कोई फायदा मिला ओबीसी जातियों में। तो मंडल कमीशन लागू तो हो गया, वो लागू भी उसके पीछे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि कैसे ये लागू हुआ। 80 में मंडल कमीशन की सिफारिश आई थी, कांग्रेस ने भी उसको छुआ नहीं था। जब वीपी सिंह आए, वीपी सिंह के समय उनको समर्थन देने वाली लेफ्ट भी थी और बीजेपी भी थी। बीजेपी जब कमंडल की तरफ बढ़ने लगी तो एक बड़े चंक को मैसेज देने के लिए, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, और पार्टी में खुद जब वीपी सिंह थोड़े उनकी नैया डगमगाने लगी, देवीलाल ने ऐलान कर दिया था, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया गेट पे एक रैली होगी। और देवीलाल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके नाम को प्रपोज किया था। वो प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन देवीलाल ने खुद उनके नाम का प्रपोज किया था कि वो प्रधानमंत्री होंगे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री होंगे। तो वीपी सिंह ने आनंद फानन में मंडल कमीशन लागू कर दिया। लेकिन मंडल कमीशन लागू करने के बाद भी हुआ क्या, मैंने आपको बताया। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। जो ओबीसी के अदर, मतलब जो प्रोमिनेंट कास्ट हैं, उन्होंने ये फायदा लिया, बाकी लोगों को मिला नहीं। तो ऐसे में बीजेपी एक पैरेलल कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया के पास जो नेता है जैसे नीतीश कुमार, उन्होंने ये प्रयोग किया है। उन्होंने एक ईबीसी कास्ट बनाई, दलित में एक महादलित बनाया, मुसलमानों में सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों की बात वो करने लगे। तो इस तरह की प्रयोग धार्मिकता वो कर चुके हैं। कांग्रेस भी दलित चेहरे को आगे रखकर पिछड़ों की बात करती है कि ज्यादा ऑथेंटिक लगे, और उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े तो हैं, लेकिन अपनी कलम से वो पिछड़े हुए, अपनी जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल किया, वो दरअसल पिछड़े नहीं है। और उनकी मातृ संस्थान कौन है? आरएसएस। और आरएसएस क्या रिजर्वेशन के पक्ष में है? फिर वो 2015 याद कराते हैं, 2015 में रिविजिट करने की बात की थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद मैं एक और आंकड़ा दे दूं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को जो सुन रहे हैं। 2009 में ये इतना बड़ा फैक्टर है ओबीसी, हालांकि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई तो इसलिए पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा चंक है, लेकिन 2009 में बीजेपी के लिए 22% ओबीसी वोट किया करते थे, ने किया था। 2019 में वो संख्या क्या हुई? ओबीसी करीब 44% ओबीसी जातियों ने बीजेपी को वोट किया है। तो बीजेपी ने मंडल और कमंडल का एक ब्लेंड बना लिया है। इसको तोड़ने की कोशिश है इंडिया की तरफ से कि इसको कैसे तोड़ा जाए, और इसीलिए इसको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हर स्टेट में ये बात की जा रही है, वहां की टॉप लीडरशिप ये बात कर रही है कि कैसे हम इस पूरे चंक को ऐसा बना ले कि ये हमारी बेबी है जी। इसके दरअसल नुमाइंदे हम हैं। इसलिए अखिलेश यादव ये बात करेंगे, लालू यादव ये बात करेंगे, नीतीश कुमार ये बात करेंगे। ये सब ऐसे लोग हैं जो मंडल कमीशन के दिनों से या उसके पहले जो सोशलिस्ट राजनीति की धारा थी उससे निकले हुए लोग हैं, और अपने आप को मंडल का श्रेय लेने वाले लोगों में मानते हैं। क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस भी इस रिपोर्ट पे बैठी रही, एक जमाने में बीजेपी भी इसकी समर्थक नहीं मानी जाती थी। ये कहा जाता है कि मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण आडवाणी जब राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया था, एम्स में एडमिट थे, तो वो उनसे मिलने गए थे और इसी की काट ढूंढते हुए वो पूरा रथ लेकर निकले थे कि हम विभाजन नहीं चाहते, हम हिंदू एज ए चंक चाहते। तो इसकी काट ढूंढी जा रही है, और ये काट अगर ये सक्सेसफुली प्ले में आता है तो फिर नरेंद्र मोदी को एक हेडेक दिया जा सकता है, एक सरदर्द दिया जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि नरेंद्र मोदी पहले वाली बीजेपी के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी एक नियो बीजेपी, में बार बार कहता हूं, उसके नेता है। नरेंद्र मोदी खुद एक ओबीसी है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऐसा प्रयोग किया है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर भी, जब राजभर भी साथ थे, संजय चौहान भी साथ थे, आरएलडी भी साथ थी, तमाम छोटी पार्टियां जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो जाति विशेष को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां हैं, उसको साथ लेकर भी जब लड़े तो बीजेपी को करीब करीब 50% के आसपास वोट मिला।
तो बीजेपी ने भी अपना चाल चरित्र बदला है, लेकिन नेशनल लेवल पे इस तरीके से जब बड़े नेता उनके सामने जो खड़े होंगे, जो ओबीसी के लीडर के तौर पे होंगे, तो ऐसे में एक डिसाइसिव एज उनको मिलेगा, ऐसा इंडिया गठबंधन वालों को या कांग्रेस को लगता है कि एक अच्छा मुद्दा है जिसके बिना पे हम चेकमेट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। सर वो तो ठीक है, लेकिन विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तब ये सारे इम्पैक्टफुल होते हैं बीजेपी के खिलाफ। बहुत सारे जो उनकी रणनीति होती है वो लागू भी होती है, लेकिन लोकसभा जैसे ही आता है, लोकसभा के चुनाव आते हैं, लोगों का वोट करने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आपको लगता है कि जातीय जनगणना की बात, अगर ये उनका जो तरीका है वो काम करता है, लागू होता है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में भी बीजेपी को झटका दे सकता है, या फिर पीछे की तरफ, या फिर जो जैसे कि आपने बोला हेडेक दे सकता है? देखिए, ये प्रयोग तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर हो जाने के बाद भी बहुत अनपॉपुलर हो गए हो, अलोकप्रिय हो गए हो, ऐसा कोई सर्वे नहीं कहता। ऐसे में कौन सी चीज प्ले में आ सकती है? एक ऑल्टरनेट मॉडल प्ले में आ सकता है, जिसकी तरफ मुंबई में चर्चा होगी कि हमारी नीति क्या होगी। कोई ऑल्टरनेट चेहरा, अभी तक चेहरे की बात नहीं है, लेकिन चेयरपर्सन कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा, उसमें भी देखा जाएगा कि ये कौन सी जाति से आता है। नीतीश कुमार को कन्वीनर के तौर पे क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि एक ओबीसी जाति से आते हैं, क्योंकि उनका 20 साल का स्टेट में अनुभव है, क्योंकि वो केंद्र में रह चुके हैं और अभी तक नीतीश कुमार पे खुद पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ऐसे में वो उनको एक फ्रंट रनर के तौर पे बनाता है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपको चुनने पड़ेंगे, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको आपको प्ले में लाना पड़ेगा कि वो मुख्य चेहरे के तौर पे दिखे, और ये बात बार बार बतानी पड़ेगी कि बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है। उनकी तरफ से ये कोशिश होगी। हाल की ये योजना आई है, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषित की। ये ओबीसी में एक नया वर्ग बनाने की कोशिश है, एक वोटर वर्ग बनाने की कोशिश है। बढ़ई है, कहार है, कुम्हार है, ये ऐसे जातियां हैं जिनको आप कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं और अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ये जातीय जनगणना की काठी है, लेकिन इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता ये बताने की कोशिश करेंगे बहुत चालाकी से कि जब होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जातीय जनगणना होगी जी। 2010 चले जाइए, जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी, और मैं साक्षी हूं, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता थे, डिप्टी लीडर थे हाउस में। उन्होंने कहा 2011 में, जब ये जातीय जनगणना हर 10 साल पे जातीय जनगणना होती है, 2011 में होनी थी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो ओबीसी 10 साल और पीछे चला जाएगा। ये बीजेपी का स्टैंड था, वो जातीय जनगणना के पक्ष में थे। लेकिन 22 जुलाई 2022 नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगी। तो विपक्ष के लोगों को एक बड़ा मुद्दा यह मिल गया है कि दरअसल ये ऐसी पार्टी है जो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, ये ऐसी पार्टी है जो जातीय जनगणना नहीं चाहते, ये ऐसी पार्टी है जिनके दिल में दरअसल कमंडल है, ये मंडलवादी पार्टी नहीं है। तो उन्हें पेंट करने की कोशिश होगी कि ये अपर कास्ट बेस वाली पार्टी है, और ये पूरी लड़ाई ऐसी बनाई जाए कि अपर कास्ट अगर आप पूरा भी चंक ले लेते हैं तो जो पूरा बैकवर्ड कंसोलिडेशन वो हमारी तरफ हो जाए। और इसीलिए जितने प्रोमिनेंट नेता हैं इंडिया धड़े से आते हैं, वो सब ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, सब उस मंडल आंदोलन और जेपी आंदोलन से निकले हुए चेहरे हैं, और जो मंडलवादी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्लेवर प्लॉय है, और उसी से पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी को वो चेकमेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने भी एक वर्ग उससे निकालने की कोशिश की है, बिना जातीय जनगणना की बात किए, कि हम कुछ ऐसे वर्ग जो वंचित रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसे ओबीसी के बड़े वर्गों ने कब्जा कर लिया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कहीं एडमिशन हो बड़े संस्थाओं में,
इन पे खास वर्गों का कब्जा रहा है, वो कब्जा हम तोड़ना चाहते हैं। हम इसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में बदलना चाहते हैं और इसीलिए विश्वकर्मा योजना लेकर बीजेपी आई है और नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड माना जा सकता है इसको। कौन जीतेगा, किसका एज होगा, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अपनी अपनी तरफ से पेशबंदी शुरू है, अपनी अपनी तरफ से क्लेवर पॉलिटिक्स शुरू है। और जो सबसे मैसिव प्लॉय हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं है जो बड़े बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना को एक बड़ा इशू बनाने की, एक लार्जर लेवल पे इशू बनाने की कोशिश है ताकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा जा सके। एक आखिरी सवाल होगा, उसके बाद से वाइंड अप करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, आपकी राय में, कि ये कितना हद तक सफल हो सकता है? मध्य प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें और बिहार में बात करें, कि परसेंटेज ऑफ चांसेस के कितने होंगे कि हाँ ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। ये जो वो मध्य प्रदेश में जाकर कहते हैं, तो मध्य प्रदेश से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हो, इसकी कोशिश होती है खड़गे साहब की। उन्हें मालूम है कि जो 31 का सेंसस है वही ओबीसी को बहुत बड़ी संख्या में बताता है, मेरे ख्याल से 50 या 52% के आसपास है। उन्हें लगता है कि ये संख्या बढ़ी है। और इसकी चर्चा कौन कर रहा है? इसकी चर्चा इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं। इसको वो अंडरलाइन करना चाहते हैं। इसके खिलाफ कौन है? जेडीयू अंडरलाइन करना चाहती है, बीजेपी इसके खिलाफ है क्योंकि वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। तो एक अलग अलग एक वर्ग पैदा करने की कोशिश है, वोटर वर्ग पैदा करने की कोशिश है और उनके अंदर ये भरने की कोशिश है कि आपका असली नुमाइंदा कौन है। क्योंकि उन्हें मालूम है, मैं बार बार ये बात साफ करता हूं कि बीजेपी अब पुरानी वाली बीजेपी नहीं रही। बीजेपी एक बदली हुई पार्टी है। बीजेपी एक नई विजन और विगर वाली पार्टी है जिसने राष्ट्रवाद को भी साध लिया है, जिसने हिंदुत्व को साध लिया है, एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक ब्लेंड बना लिया है। और कई राज्यों में ओबीसी को भी, अभी देख लीजिए बिहार में भी उनकी कोशिश क्या रही है। कोयरी समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने इस पे मास्टरी हासिल कर ली है कि एक बड़ा वर्ग दलितों का भी उनको वोट करने लगा है। तो ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन इंडिया के पास एक चांस है कि वो इसको बड़ा बनाकर नरेंद्र मोदी को घेर सकता है, उनकी सरकार को घेर सकता है और उनकी तरफ से यही कोशिश हो रही है। चांसेस हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं गठबंधन के बाद। मुंबई वाली मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें ही सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। और जातीय जनगणना कितना बड़ा मुद्दा बनता है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी।